गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 250 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 250 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत डैश बंद कर दिए गए थे? हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बंद कर दिए गए थे, तो भी है इसका आंसर। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद कर दिए गए थे जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित है और 197 पार्टियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुसमर्थित संधि है ये। भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया और तभी से भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधनों की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कभी कभी समाचारों में रहता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या यूरोपीय यूनियन से संबंधित है, यूरोपीय संघ। देखिए, यूरोपीय यूनियन के सदस्य राज्यों और सांसदों ने 18 दिसंबर 2022 को ब्लॉक के कार्बन बाजार के भीतर एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की। यह सुधार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की यूरोपीय संघ की महत्वाकांक्षाओं में केंद्रीय फलक के रूप में काम करता है। तो यूरोपीय यूनियन का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से हिमनद झील के फटने से आने वाली जो बाढ़ आती है उसके कारक हैं? हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ के कारक कौन कौन से हैं इसमें? भूकंप यानी अर्थक्वेक, झील के जल स्तर में परिवर्तन यानी चेंज इन लेक वाटर लेवल, और ग्लेशियर के आयतन में वृद्धि यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर। हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ के कारक अर्थक्वेक तो है, और झील के जल स्तर में परिवर्तन भी है, ग्लेशियर के आयतन में वृद्धि भी है, सभी हैं ये, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ विनाशकारी होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हिमनद झील का बांध कमजोर हो जाता है और जल जो है तेज प्रवाह के साथ बहने लगता है। इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने, भारी वर्षा और झील में पानी के बढ़ने के कारण आती है। और बाढ़ की इन घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है, जिसमें ग्लेशियरों के आकार में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन और अर्थक्वेक, भूकंप भी। तो करेक्ट हैं तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है इन चारों में से? क्रोनी कैपिटलिज्म देखिए, भ्रष्टाचार का एक रूप जिसमें राजनीतिक सत्ता से करीबी संबंध रखने वाले व्यक्तियों का पक्ष लिया जाता है, तो ए है इसका आंसर। तो क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्यवसाय बाजार में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर था, और जहां देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में क्रोनी सेक्टर की संपत्ति 8% थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 और वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक किससे लॉन्च किया गया था? सॉरी, GSLV, PSLV, SSLV यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे तो जाएगा नहीं, ये PSLV से गया था, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से।
तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV ने सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यान वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 और वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिन्होंने क्रमशः चंद्रयान-1 ने चंद्रमा और मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल की यात्रा की। PSLV का पहला प्रक्षेपण वर्ष 1994 में हुआ था, तब से यह इसरो का फेवरेट रॉकेट है। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का लक्ष्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करना है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र प्रायोजित है, सही है ये, लेकिन केवल ग्रामीण ये गलत है, केवल वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है, तो सही बताना, सही केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें, तो केवल बी है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, दोनों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल के क्षेत्र में। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, क्योंकि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। E20 ईंधन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह डीजल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है और यह वाहन की प्रदर्शन क्षमता को कम कर सकता है। E20 ईंधन ये पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ नहीं, पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्यों मिला रहे हैं इसको? ताकि प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाए, कम करने के लिए क्यों मिलाएंगे? तो गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। ऑक्टेन संख्या बढ़ाता है ये, तो कोई भी सही नहीं है इसमें। देखिए, E20 एथेनॉल ईंधन की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। और E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। कब तक? 2025 तक। और HPCL तथा अन्य तेल विपणन कंपनियां 2G 3G एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही हैं, जो इस प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण है, न कि डीजल में। बाकी एथेनॉल एक ऑक्टेन बूस्टर के रूप में काम करता है, जिससे इंजन के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है और इंजन बंद होने की समस्या में कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेनॉल की उच्च ऑक्टेन रेटिंग होती है और जब इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है तो ईंधन की समग्र ऑक्टेन रेटिंग में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शन एवं दक्षता में सुधार देखने को मिलता है, विशेष रूप से उच्च संपीड़न अनुपात वाले इंजनों में। तो दूसरा वाला भी इनकरेक्ट है, जो कह रहा था कि प्रदर्शन क्षमता कम कर सकता, कम नहीं बढ़ाएगा। कम करेगा तो मिला ही क्यों रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और भारत में 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहला वाला गलत है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता है। वर्तमान में 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो गए हैं भारत में। दूसरा वाला करेक्ट है, केवल बी है इसका आंसर। देखिए, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम मूल रूप से फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है और संगठन का नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण वन मंत्रालय लिख रहा था वहाँ पे। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को कड़ी आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को पूरा करना होगा। देखिए, ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास प्रथाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दिया गया है, जिसके पश्चात भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कानून चिड़ियाघरों की स्थापना और कामकाज के लिए वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है? कौन सा है ये? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैविक विविधता अधिनियम 2002 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972? पहला ही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। और प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के लिए धारा 38A और 38J को जोड़ा गया, तो पहला वाला करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कामकाज के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान नहीं करता? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। जो ऊपर आंसर था वो ही नहीं करता, बाकी सब करते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम नहीं करता, यही अपना आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत एवं मुआवजा देने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान के लिए जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना की गई, या एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 में उल्लेखित कानून में शामिल विषयों से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान के लिए राहत और मुआवजे की मांग कर रहा है, न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। देखिए, अनुसूची 1 में जो कानून है वो कौन कौन से हैं? ये था ऑप्शन में जल प्रदूषण की जल उपकर अधिनियम 1977, यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, ये उपकर अधिनियम 1977 का, ये अधिनियम है 1974 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 भी, और वायु अधिनियम 1981 भी, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, और जैव विविधता अधिनियम 2002 भी। नहीं है कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। हाइपोथैलेमस क्या काम करती है? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो भूख और रक्तचाप को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना, जल के संतुलन को नियंत्रित करना, सभी करता है ये। तो डी है इसका आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। जल के संतुलन, नींद, तापमान, भूख एवं रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि में हार्मोन्स के स्राव को उत्तेजित या कम करती है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 यहाँ कथन है। साइंस का प्रश्न है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, टी कोशिकाएं या टी सेल, जिन्हें टी सेल लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी आरबीसी हैं। गलत, डब्ल्यूबीसी है। और टी कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्वों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं। तो पहला वाला हो गया इनकरेक्ट और दूसरा वाला तो करेक्ट है। तो बी है इसका आंसर, केवल 2। तो टी कोशिकाएं, जिन्हें टी सेल लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, ना कि आरबीसी, ठीक है, जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। और टी कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्वों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं। देखिए, टी कोशिकाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहायक कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं या फिर हेल्पर टी सेल प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की मदद करती हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये करती है, ये विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को नष्ट करती हैं। ऑपरेशन दोस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या है ऑपरेशन दोस्त? एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता पहुंचाने हेतु भारत का ऑपरेशन है ये, ठीक है। तुर्की को नाम परिवर्तित करके तुर्की कर दिया गया है, यानी आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति। 7.8 तीव्रता का भूकंप आया हाल ही में तुर्की में, बहुत जानमाल की क्षति हुई।
तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए जो है अपना छठा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर रवाना किया। और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हाटे प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया गया। और भारत ने सीरिया में भी चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा। 6 फरवरी 2023 को रिक्टर पैमाना 7.8 की तीव्रता के साथ तुर्की में भूकंप आया था। ठीक है, और सीरिया भी प्रभावित हुआ था इससे। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स आए, जिसमें दोनों देशों में भारी तबाही, जान माल का बड़ा नुकसान और बुनियादी ढांचे का नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन दोस्त इस बात का प्रतीक है कि भारत तुर्की का मित्र है और दोनों देशों को अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। देखिए, इसके पहले एनडीआरएफ की टीम जो है भारत की इसी तरह के 2 अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में गई थी। वर्ष 2011 में गई थी, जब जापान में ट्रिपल डिजास्टर आया था, यानी भूकंप, सुनामी और परमाणु संकट। और 2015 में जो भूकंप आया था नेपाल में, वहाँ भी भेजा गया था एनडीआरएफ को। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मानचित्रण करना है? मंगल ग्रह का, चंद्रमा का, सूर्य का, संपूर्ण विश्व का? भारत और यूएसए, किसका? संपूर्ण विश्व का। चंद्रमा मत लगा दीजिएगा, मंगल नहीं है, सूर्य नहीं है। तो निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया। और इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। और यह उपग्रह कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करेगा। और यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है। और यह 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्रण कर लेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS। PACS बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में काम करती हैं। और PACS जो कंपनियां हैं, शेयर जारी करने हेतु अधिकृत हैं और उन्हें शेयरों में निवेश करने की भी अनुमति है। कौन सा इनकरेक्ट बताना है इसमें? देखिए, PACS बैंकिंग विनियमन जो अधिनियम है वो 1949 के दायरे से बाहर है। ये गलत है पहला स्टेटमेंट। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 1949 के दायरे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे से बाहर हैं और शेयर जारी नहीं कर सकती हैं और ना शेयरों में निवेश करती हैं। तो दूसरा वाला भी गलत है। वो गलती अपने को ढूंढना, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो C है इसका आंसर। तो देखिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे से बाहर हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। PACS उनके सदस्यों के स्वामित्व वाली सहकारी समितियां हैं जिनके पास पारंपरिक शेयर नहीं है। और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी PACS शेयर जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है और ना ही उन्हें शेयर में निवेश करने की अनुमति है। तो दोनों के दोनों जो है इनकरेक्ट हैं ये। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, UPSC सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं और स्टेट PCS में भी। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।